नमस्कार। जनतंत्र संवाद की परिचर्या में आपका स्वागत है। जनतंत्र संवाद देश के ऐसे नागरिकों की एक पहल है जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, लोकतंत्र को जीते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में लोकतंत्र को बरतने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश का एक विनम्र आगाज है यह संवाद परिचर्या। आज का विषय है किसान आंदोलन दिशा और दृष्टि, और इसमें हम सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए कई 2-3 साथी हमारे साथ हैं। वो इस पर अपना विचार करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उसमें घनश्याम जी हैं, सभी साथी जानते हैं उनको। झारखंड में लंबे समय से वो संघर्ष और रचना दोनों का काम करते रहे हैं और एक सुस्पष्ट वैचारिक धारा से आए हैं, इसलिए वो हर चीज के बारे में समझ भी रखते हैं। फैसल, अनुराग, वो सारे साथी जानते हैं हमारे यहाँ जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने लंबे अरसे तक मुख्य धारा की ही पत्रकारिता भी की है और साथ ही एक्टिव भी रहे हैं सामाजिक क्रियाकलापों में, जन आंदोलनों में सीधा। इसके अलावा हमारे साथ राम शरण जी हैं जो बहुत पुराने हमारे साथी हैं, संपूर्ण क्रांति धारा के। वो बिहार में मुख्य रहते हैं, लेकिन वो सक्रिय और देश में जब जब जिस तरह का वातावरण बनता है और उसके लिए कुछ आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो या वैचारिक विमर्श हो, इन सब में हिस्सा लेते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये तीनों साथियों के साथ आज हम लोग किसान आंदोलन की दिशा दृष्टि पर बात करेंगे। किसान आंदोलन हम सब देख रहे हैं, लगभग तत्काल तो 45 दिनों से दिखाई दे रहा है जो चल रहा है, लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार द्वारा 3 जो कृषि नीति बनाई गई उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था हरियाणा, पंजाब से। और आंदोलन एक अहम मुकाम पर आके पहुंचा है। सबसे पहले तो ये हमको समझना होगा कि ये आंदोलन जो है, ये जिस तरह का शांतिपूर्ण तरीके से शांतिमय आंदोलन का एक नया इतिहास रच रहा है और अब तक पूरी तरह पीसफुल रहा है ये आंदोलन। और आंदोलन जहां आज पहुंचा है और मामला अटका हुआ है यहाँ कि किसान इस बात पर पूरी तरह अड़े हुए हैं कि यदि आप तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं जो आपने बनाया है अभी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। और सरकार की दुविधा, सरकार का जो मोदी जी का कार्यकाल चला है, जो अभी चल रहा है, उसमें उनका एक तो रवैया जो सरकार का है जो तानाशाही वाला है, साथ ही साथ लेकिन कुछ लोग इसको इस रूप में भी रख रहे हैं कि ये संसदीय प्रणाली और डेमोक्रेसी के सामने जो एक संकट पैदा हुआ है, यानी सरकार की समझ ये है कि उसको मैंडेट प्राप्त है वो संसद में और वो कानून कोई बना सकती है। और इस तरह के जन आंदोलनों से, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा भी हो, सरकार को वापस लेना चाहिए कि नहीं। संसद यानी एक निर्वाचित सरकार जो बहुमत से वहां है और वो यदि कानून बनाती है तो क्या जनता उसको चुनौती दे सकती है, और उस देती है तो क्या वो गलत है। तो हम सबसे पहले राम शरण जी को इस पर बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि बिहार से वो जुड़े हैं, तो बिहार में इस आंदोलन के बारे में क्या रुख है, क्या रवैया है, और बिहार के किसान क्यों नहीं सड़कों पर इस आंदोलन के समर्थन में और इस कानून के विरोध में दिख रहे हैं।
मैं उन शहीद किसानों को, बाबा राम सिंह को, और उन लोगों ने जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान या तो आत्महत्या कर ली या प्रतीक्षा करते हुए इस ठंड में अपनी जान दी, वह भी आत्महत्या जैसी ही स्थिति है। मैं उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक अद्भुत घटना है। मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में आंदोलन में इस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस ऐतिहासिक घटना के लिए, इस अभियान के लिए, ये गांधी के अहिंसक आंदोलन की एक कसौटी बन गया है ये किसान आंदोलन। अब मैं मानता हूं कि इस आंदोलन की अहिंसा और निर्दलीयता ने ही इसको पूरे देश में लोकप्रिय बनाया है। यह आंदोलन पंजाब से पूरे देश में जो लोकप्रिय हुआ है, यदि यह निर्दलीय नहीं रहा होता, शांतिमय नहीं रहा होता, तो इतना समर्थन पूरे देश से उसको नहीं मिलता। मैं यह भी मानता हूं कि यह जो किसान आंदोलन है, यह पूरी तरह से सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ ही है। आजादी के बाद से ही देश ने जो आर्थिक नीति अपनाई, उसमें किसानों की उपेक्षा हुई। किसान वास्तविक उत्पादक है। अन्य जगहों पर तो खाली उस वस्तु का स्वरूप बदलता है, लेकिन किसान जब एक बीज डालता है तो उससे 100 बीज पैदा होता है, और उससे जो विकास होता है, उससे सिर्फ किसान का नहीं, पूरे गांव का विकास होता है, पूरे गांव से पूरे देश का विकास होता है। यदि किसानों की समस्याओं पर शुरू से ध्यान दिया गया होता, उनके लिए सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सब सुविधाओं पर ध्यान दिया गया होता, तो आज देश इतना गरीब नहीं हो। यह तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब किसानों का आह्वान किया, तब ये देश विकास के रास्ते पर बढ़ा, नहीं तो अमेरिका के गेहूं पर भारत पल रहा था, PL 480 के इस पर था। और शास्त्री जी ने महसूस किया कि ये हमारी आजादी के लिए अन्न उत्पादन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसी किले को घेर लिया जाता है तो उसका राशन पानी बंद हो जाता है। यदि हम विदेशी अनाज पर निर्भर करेंगे तो हमारी आजादी भी संकट में रहती है। इस दृष्टि से इस अनाज की आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको किसानों ने सही ढंग से आगे बढ़ाया। लेकिन अभी जो कानून लाए जा रहे हैं, ये कानून की इच्छा तो पिछले दिनों भी सरकार में थी और इस सरकार में भी थी। कांग्रेस की सरकार की नीतियां भी इससे बहुत अंतर नहीं थी, लेकिन इसमें विशेष क्या जुड़ गया कि यह इस सरकार का कुछ पूंजीपतियों से खास गठजोड़ है। जिस तरह से कि अडानी ने 5-5 लाख क्विंटल का एक एक गोदाम बना करके रखा है। अब ऐसे कई गोदाम, और ये इस कानून को लागू होने के पहले से बन गए, और तब ये कानून को लागू किया गया, कोरोना के बीच में लागू किया गया, जिससे कि विरोधी दल कमजोर पड़ जाए और ये हम चुपचाप इसको पारित कर लें। ये पूरा षड्यंत्र है जो कि सरकार और पूंजीपतियों के बीच के गठजोड़ को उजागर करता है। अब ये जो सवाल है, अब ये इसको सिर्फ किसानों के सवाल से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इसमें जो जमाखोरी की छूट दी गई है, इसका तो सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। जब जमाखोरी की छूट रहेगी तो पूरे देश पर 2-4 लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि अमेरिका में 4 कंपनियां हैं, इनको ABCD कहा जाता है, जिसमें कि कारगिल और ड्यूपॉन्ट तो भारत में भी आ चुकी है। इसका पूरा कंट्रोल है। इसी तरह से देश के पूरे व्यापार पर, खाद्यान्न पर कुछ 2-4 कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। ये पूरे देश की आजादी पर एक खतरा होगा, और संभव है कि कल उस कंपनी को विदेशी कंपनियां खरीद लें तो हमारी आजादी विदेशी के हाथ में चली जाएगी।
जैसे कि रिलायंस ने अपनी कई कंपनियों को का शेयर जो है विदेशी कंपनियों को हाल में बेचा है। दूसरी बात यह है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू होता है तो कंपनियां किसानों को बाध्य कर देंगी कि आप फलाना बीज खरीदिए हमसे और फलाना दवा खरीदिए, रासायनिक दवा को डालिए और उससे ही आप खेती कीजिए, तभी हम आपका माल खरीदेंगे। इससे हमारी जमीन जो रासायनिक दवाओं से और बीज से वो सब बर्बाद हो जाएगी और बाद में वो छोड़ के चले जाएंगे, जमीन हमारी रह जाएगी लेकिन जमीन की का पूरा तत्व वो हरण कर लेंगे। दूसरी ओर वो बाध्य करेंगे कि आप वही अनाज मत उपजाइए जो हम जिस चीज में हमको फायदा है, तंबाकू में फायदा है तो आप तंबाकू उपजाइए। तो इस तरह से ये जो खेती का पैटर्न ये लोग बदल देंगे तो हमारी जो स्वावलंबन जो है अनाज के बारे में वो खत्म हो जाएगी। तो ये सब बहुत गंभीर चीजें हैं और इन चीजों से हमारा पूरा लोकतंत्र प्रभावित हो सकता है और हमारी आजादी पर भी असर पड़ सकता है। कि बिहार में ये आंदोलन उतनी मजबूती से क्यों नहीं हो रहा है, इसके 2-3 कारण। एक तो ये कारण है कि बिहार में किसान आंदोलन की परंपरा नहीं रही है, जिस तरह से कि पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र में रहा है। बिहार में खेतिहर मजदूरों के आंदोलन की परंपरा रही और उसमें जो है सो हम लोग की भी भूमिका रही है। बोध गया आंदोलन हो या समाजवादियों द्वारा, इस सब के द्वारा, तो वो जो है जो खेतिहर मजदूरों का जो आंदोलन है वो किसान विरोधी आंदोलन का रूप लेता रहा। अब जो हम कोशिश कर रहे हैं तो किसानों का विश्वास उन पर नहीं जम रहा है, ये तो खेतिहर मजदूरों के आंदोलनकारी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसान जो है सो वो उस घायल की तरह है जिसको कि घाव से खून रिस रहा है लेकिन उसका एहसास नहीं होता है। किसी व्यक्ति का पैर कट जाए और खून बह रहा है लेकिन उसको दर्द नहीं हो, तो उस तरह की स्थिति में बिहार के किसान आते हैं। उनको एहसास नहीं है कि स्थिति बदल सकती। तीसरी बात यह है कि बिहार में जब मंडी थी तो उस समय भी इतना करप्शन था और इतनी लूट थी उन मंडियों के माध्यम से, उस समय भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता था। इसीलिए उनको लगता है कि पता नहीं फिर वही मंडी आएगी, फिर वही करप्शन आएगा तो हमको उचित मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी एक संकट है। बिहार में एमएसपी पर खरीद नहीं होती, जो खरीद होती है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि में होती है। बिहार में भी एमएसपी पर खरीद हो। तीसरी चीज है कि मकई आदि चीजें जो हैं उसकी खरीद ही नहीं होती। कहा जाता है कि इसको तो हमको राशन में नहीं देना है, तो मकई आदि को भी की भी खरीद हो और बिहार में भी खरीद हो। इसके लिए आंदोलन आगे चलाना पड़ेगा। ये सवाल लोगों के जहन में भी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार यानी एक निर्वाचित सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो जनता इस तरह का आंदोलन करेगी और उसको उसके दबाव में यदि कानून को वापस लिया जाएगा तो एक अराजक स्थिति पैदा होगी। ये लोग सत्ता पक्ष का कहना है और साथ ही साथ कुछ लोगों की भी समझ है इस तरह का। जनता को विरोध करने का हक है, लेकिन इस चीज पर क्या फैसल थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि ये जहां जाके मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अभी जो बातचीत चल रही है और उसमें सरकार की तरफ से यही लॉजिक अंदर से आ रहा है कि हम समझौता यानी कानूनों को वापस नहीं लेंगे और कोई भी बात मान लेंगे। दरअसल जब संविधान को हम गौर से देखेंगे तो संविधान सभा ने संविधान को समर्पित किया है भारत के लोगों को, न कि किसी संसद को, न किसी सुप्रीम कोर्ट को, न किसी अन्य को। और संविधान की जो मूल स्थापनाएं हैं, जो सर्वोच्चता है लोगों की, वो हम लोग हैं, भारत के हम लोग। ये हम लोग में किसान सबसे प्रमुख हैं। इस चीज को अगर हम समझेंगे तो शायद इस पूरे बहस को हम नए सिरे से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जो प्रोपेगेंडा सरकार और उसकी मीडिया और उसके भोंपू अन्य माध्यमों से जो उठाए जा रहे हैं।
क्योंकि यह कोई नई बात नहीं हो रही है। अगर आप हाल के इतिहास में ही हम देखेंगे तो मोदी सरकार ने एक कानून लाने की कोशिश की थी भूमि अधिग्रहण को बदलने के लिए। जो कानून था भूमि अधिग्रहण का, उसको पूरी तरह से उसमें जो बातें थी उसको बदल देने का, लेकिन जनता के विरोध और संसद में भी विरोध के कारण उस कानून, उस विधेयक को मरने दिया गया। तब संसद की सर्वोच्चता इनको नहीं याद आई, क्योंकि ये घटना 15-16 में हो रही थी और वो नया नया शासन में आए थे और उनका बहुमत भी संसद में नहीं था। मैंने बहुमत वही 1-2 सीटों का था, लेकिन इस बार उनके पास ज्यादा बहुमत है और इस बहुमत पर दबाव दूसरा है। दबाव ये है कि अगर हम WHO को देखेंगे, जो WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो समझौते हुए थे, उन समझौतों के अनुसार भारत ने यह सिग्नेचर किया हुआ है कि हम कृषि के पूरे स्वरूप, उसकी पूरी मिल्कियत और उसके पूरे उत्पादन के नेचर को परिवर्तित कर रहे हैं। और इस दबाव में यदि आप आर्थिक सुधारों में तेज गति लाने के लिए एक सरकार समर्पित है, तो वो इस दिशा से पीछे हटना नहीं चाहती, क्योंकि भारत के ही नहीं, विश्व के बहुत सारे कारपोरेट समूहों का दबाव भारत पर है कृषि क्षेत्र पर, क्योंकि इस समय दुनिया भर में केवल खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल, यही 4 है जिस पर ज्यादा से ज्यादा कारपोरेट कंपनियां मुनाफा कमाने का इरादा रखती हैं, क्योंकि अन्य तमाम चीजों का वो दोहन कर चुकी हैं और उसकी संभावनाएं लगातार सीमित होती जा रही। तो ये एक दबाव बड़ा है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है सरकार के ऊपर, वो ये है कि वो एक दिखाते हैं, जो उनका एक अहंकार है नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का और उनकी पूरी सरकार का, कि 56 इंच का सीना है और हम पीछे नहीं लौटते, हम किसी हालत में पीछे नहीं जा सकते। और इसके लिए वो तरह तरह का तर्क गढ़ते हैं, लेकिन इस तर्क का कोई अर्थ इस अर्थ में नहीं है कि आखिर उनको वोट किसने दिया था। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया था उसमें किसान बड़ी संख्या में थे, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान लोकसभा में उनको बड़ी संख्या में पहुंचाए और आज वही किसान सबसे ज्यादा आंदोलित है। तो ये ढंग से देखिएगा तो उन्होंने अपने उस वोट को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, जो 1919 के चुनाव में भी और 2014 के चुनाव में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया था। ऐसी स्थिति में संसद की सर्वोच्चता से बड़ी सर्वोच्चता जो होगी वो जनता की सर्वोच्चता होगी और संविधान की सर्वोच्चता होगी। और संविधान इसके बारे में नहीं, बिल्कुल साफ है कि अगर चाहे तो कानून को वापस लिया जा सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो एक कानून बन गया उसमें कभी उसको रद्द नहीं किया जाता। यही नरेंद्र मोदी हैं जिनके पूरे 6 साल के शासनकाल का अगर आप आकलन करेंगे, इन्होंने 1000 से अधिक उन कानूनों को बदल दिया जो भारत के इसी संसद से और अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। इस संसद ने जिन कानूनों को बनाया है उसमें LIC से लेकर कई ऐसे कानून हैं, बैंकिंग के सेक्टर में उन्होंने प्रयोग किया, श्रम के सेक्टर में उन्होंने प्रयोग किया और उन तमाम कानूनों को रद्द कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह तर्क बेहद लचर और बेहद बेमायने है, इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विनोद जी ने जो सवाल अभी किया है ये बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन अगर किसानों के इस आंदोलन के उनके कुछ बयानों को अगर देखा जाए तो इसका उत्तर उसमें खोजा जा सकता है। जैसे किसानों के इस आंदोलन में एक बड़ी कोशिश यह हो रही है कि श्रम कानूनों और जो मध्य वर्ग है उस श्रमिकों को और श्रम कानूनों के खिलाफ भी इस आंदोलन को एकजुट किया जाए और मध्य वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए उनका प्रयास नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर हो रहा है। खासकर जो इंडियन मूल के लोग बाहर हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास चल रहा है। दूसरी बात, जो 4 तारीख की मीटिंग के बाद एक किसान नेता ने कहा कि उनके पास 2024 तक के मई 2024 के मई जब अगला लोकसभा का चुनाव होगा तब तक का कार्यक्रम है। अगर सरकार इसको रिपील नहीं करती है तो तब तक वो आंदोलन के इस क्रम को जारी रखेगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि देखिए आंदोलन लंबे समय तक इस रूप में केवल धरना और जुलूस और प्रदर्शन के रूप में नहीं रह सकता, और अगर रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार
भी इस कोशिश में है कि वो किसानों को उकसाए और उनको हिंसा के लिए बाध्य करे। लेकिन हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि यह शायद शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें वो सरकार के तमाम उकसावे को खारिज कर रहे हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए उसके कारण नागरिकता विरोधी आंदोलन को बदनाम करने और उसको नेताओं को देशद्रोह और यूएपीए के धारा के अंतर्गत जेल में डालने में सरकार सफल हो गई। इस आंदोलन में भी उसकी कोशिश यही है कि इसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अर्बन नक्सल और इस ढंग के जुमलों से जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत के किसानों की जो मूल चेतना है, उनके जो सांस्कृतिक संदर्भ में हिंसा का निषेध है, और ये हिंसा का निषेध जिसमें खेतिहर मजदूर और छोटे किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं, इनकी जो एकजुटता है उसने एक नया आयाम दिया। इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे अंकुर फूट रहे हैं जो आने वाले दिनों में पीसफुल मूवमेंट का एक नया इतिहास गढ़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि यह कार्यभार मूलतः किसान नेताओं के सामने और आम किसानों के भी सामने है कि वो इस आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए और क्या नया प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो हजारों ट्रैक्टर कल दिल्ली के चारों तरफ घूमे और उसमें जिस बड़ी संख्या में महिलाओं की भूमिका रही, हाल के वर्षों में उस रीजन में महिलाओं की भूमिका का इतना बड़ा आंदोलन तो नहीं ही देखा गया। इवन आजादी की लड़ाई में थी या नहीं थी, कुछ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शायद महिला दृष्टि की भागीदारी की दृष्टिकोण से पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी परिघटना हो रही है और इसका विस्तार जैसे जैसे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में हो रहा है, तो इससे अपने आप में कई तरह के क्षेत्रीय प्रयोग सामने आएंगे और इन प्रयोगों का दबाव दिल्ली पर पड़ेगा और ये शांतिपूर्ण आंदोलन का एक नया आयाम उद्घाटित करेंगे। मेरी इनसे ये उम्मीद है। हर इतिहास अपना एक नया प्रयोग करता है, वो अतीत से कुछ सीखता भी है और अपना नया कुछ रचता भी है। यह किसान आंदोलन मेरी समझ से अपने आप से में बहुत बड़ी रचना कर रहा है। जैसे मेक्सिको के जापिस्ता किसानों का आंदोलन ने रचा था, उसमें हिंसा शामिल थी क्योंकि उनके वो उस आंदोलन की बात थी, लेकिन उन्होंने सारी दुनिया को किसानों को प्रभावित किया था। भारत के इस किसान आंदोलन से भी एक नए पीसफुल मूवमेंट का एक वैश्विक असर पड़ेगा, इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। राज्यसभा में जिस ढंग से यह कानून पारित हुआ, विधेयक पारित हुआ था और कानून बना था, जिसमें हमारे झारखंड के ही एक हरिवंश जी उसके उपसभापति ने जैसे पास कराया, ये अपने आप में बहुत घृणास्पद है भारतीय लोकतंत्र के लिए। और एक ऐसा कानून जो एक काले ढंग से पास हुआ हो, एक काला कानून बन गया हो, उसको वापस नहीं करने का कोई तर्क सरकार के पास नहीं। अभी हम घनश्याम जी को आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ही जिज्ञासा है ये बात कि जिस तरह का आंदोलन चल रहा है कृषि नीति के सवाल पर, तो बिहार और झारखंड में, हालांकि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियों के द्वारा, माले के द्वारा इस कानून का विरोध हो रहा है और भी जगह हो रहा है, सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों को जिस तरह से खुल के सामने आकर विरोध करना चाहिए, वैसा वहां झारखंड और बिहार में नहीं दिख रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं लगातार किसान आंदोलन को नजदीक से देखने की कोशिश कर रहा हूं और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के आंदोलन को समझना हो तो हमें यह समझना चाहिए कि वास्तव में इस कानून से क्या क्या क्षति पहुंचने वाली है या क्या क्या घातक हमले होने वाले हैं लोगों की जिंदगी पर, खास करके किसानों की जिंदगी पर और आम लोगों की जिंदगी पर। पहली बात तो यह है कि इससे 3 महत्वपूर्ण खतरे पैदा होने वाले हैं। 3 महत्वपूर्ण खतरे में से एक है कि हमारी जो खेती है, किसानी है, वह एक कल्चर है। अंग्रेजी में इसको इसलिए एग्रीकल्चर कहा जाता है। खेती किसानी हमारी एक संस्कृति है और यह संस्कृति हमारी एक ऑटोनॉमी पैदा करती है, हमारी एक स्वायत्ता पैदा करती है, हमारी एक सॉवरेंटी पैदा करती है। इस जो सॉवरेंटी हमारी है, जो हमारी ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी पर सीधा सीधा हमला है।
अभी जो कुछ कानून बना है वो सीधे सीधे किसानों की आजादी पर, किसानों की सार्वभौमिकता पर, किसानों की पहचान पर और किसानों के स्वावलंबी जीवन पर सीधा सीधा हमला है। और अगर इसको हम देखें तो अगर यह हमला होगा तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के भारत के संविधान ने जो हमें मूल्य दिया है, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस पर हमला है। इसलिए साफ है, अगर हम किसान आंदोलन को सफल बनाते हैं, हम तमाम लोग मिलकर सफल बनाते हैं, और जिसके लिए किसान लगातार 45 दिन से डटे हुए हैं दिल्ली के परिफेरी पर, तो और वो सफल होता है, तो हमें मानते हैं कि यह जो सॉवरेंटी है, यह सॉवरेंटी सिर्फ किसानों की नहीं बचेगी। यह जो ऑटोनॉमी है वह सिर्फ किसानों की नहीं बचेगी, वह सॉवरेंटी और ऑटोनॉमी भारत के आम लोगों की बचेगी, तमाम लोगों की बचेगी, हम आपकी सॉवरेंटी बचेगी। इसलिए किसान आंदोलन को इस दृष्टि के साथ मदद करनी चाहिए कि हमें भारत की सॉवरेंटी बचानी है, भारत की जो ऑटोनॉमी है वो बचानी है, और मैंने लगभग 100 वर्ष के आंदोलन के बाद जो आजादी मिली थी उस आजादी को बचानी है। आज ये तीनों खतरे में है, इसलिए इस खतरे का सामना करने के लिए हमें तमाम जो साथी लोग हैं, जो भी परिवर्तनकामी लोग हैं, उनको आगे आकर के ये काम करना चाहिए। WTO पे हस्ताक्षर करने वाली जो पार्टी थी उस समय सत्ता में, आज वो पार्टी किसान आंदोलन का साथ दे रही है, या साथ देने का जो भी कहे, नाटक कर रही, जो भी कर सकते हैं आप। लेकिन जिस समय WTO बना 1994 में, माने डंकल प्रस्ताव पर जो साइन हुआ, उसके बाद जो माने चीजें हुई, साफ साफ है कि WTO के जो भी जिन्होंने भी डंकल प्रस्ताव को पढ़ा होगा, 400 पृष्ठ के डंकल प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव में साफ तौर पे था कि जो देश इस पर हस्ताक्षर करेगा, उन देशों को अपने देश के अंदर WTO के कानून के तहत ढांचागत परिवर्तन करना पड़ेगा, कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, बुनियादी बदलाव करना पड़ेगा, जिसमें जमीन का कानून भी है, जिसमें जंगल का कानून भी है, जिसमें पानी का कानून भी है। इस तरह के तमाम कानून हैं जिसको कि बदलना था। आज जो कुछ हो रहा है उस कानून के तहत, आप सुने होंगे कृषि मंत्री ने उस कानून का हवाला दिया था और कहा कि हम तो लाचार हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये लाचारी बनावट ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे तो चाइना ने WTO के कानून का जिस ढंग से 2001 में शामिल होने के बाद इस्तेमाल किया और उसकी धज्जी उड़ाई, और बाद में अमेरिका ने जिस तरह से धज्जी उड़ाई, वह साफ साफ दर्शाता है कि WTO एक ढांचा रह गया है, लेकिन वास्तव में WTO को मानने वाला कोई नहीं है। WTO को वही लोग मान रहा है, वही कॉर्पोरेट मान रहे हैं जिसको कि फायदा होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि अपने देश में कॉर्पोरेट का राज्य, और अपने देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ कल 7 तारीख को, उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात, मैंने 6 तारीख को, उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? लोकतंत्र का वह सिपहसालार, लोकतंत्र का वह अगुआ, जहां माना जाता है कि बहुत समृद्ध लोकतंत्र है, हालांकि मैं उसको मानता हूं कि वह पूंजीवादी लोकतंत्र है, बावजूद उसके अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह आगे का दिशा संकेत है कि जिस तरह से ट्रंप ने, पार्टी ने नहीं, वहां की जो मैंने पार्टी है, जो ट्रंप की पार्टी है, क्या रिपब्लिक, उसने नहीं, पर उस पार्टी में तो बहुत सारे विरोध हैं, ट्रंप के जो विरोध हुए हैं, और उपराष्ट्रपति ने बहुत कदम उठाया है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि उसका यह आगे का रास्ता दिखाता है कि इस तानाशाही मानसिकता है, वर्चस्ववादी मानसिकता है, वह अपने देश में भी हो सकता है। किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, और जिस धैर्य के साथ, जिस अनुशासन के साथ, जिस शांतिमयता के साथ, और जिस तरह से माने निर्दयता के साथ उस कानून को आगे बढ़ा रहे हैं, और महिलाओं ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, युवाओं ने जो भूमिका निभाई है, वह काबिल तारीफ है। और हम लोगों को, तमाम लोगों को लगता है कि हमें लगता है, और हम तमाम साथियों को लगना चाहिए कि इस आंदोलन को हम लोग को दिल खोल कर समर्थन करना चाहिए। बिहार के अन्य भागों में लगातार साथी सक्रिय हैं, और जो मेरे दोस्त हैं फेसबुक से लेकर के तमाम मैंने सोशल मीडिया पर, उनके मन का गुस्सा मैं समझ पा रहा हूं। बिहार में साथी सक्रिय हैं, और मैंने देखा है भागलपुर के साथी काफी सक्रिय हैं, मुजफ्फरपुर के साथी सक्रिय हैं, उत्तर बिहार के कई इलाकों में साथी सक्रिय हैं, पटना में भी साथी सक्रिय हैं, गया में भी लोग साथी सक्रिय हैं, तो सक्रिय हैं।
और हमें लगता है कि ये सक्रियता और बढ़ने वाली है और आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, मेरा मानना है कि जो साथी थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए थोड़ा निष्क्रिय भी है तो वो भी साथी सामने आए। झारखंड की जहां तक बात है तो झारखंड के साथी तो ये मान के चल रहे हैं कि जिस दिन ये कानून लागू हुआ उसी दिन झारखंड की सरकार की तरफ से बयान आया था कि अब झारखंड में हुलगुलान होगा। तो जब सरकार ही इस पूरे आंदोलन का विरोध कर रही है तो झारखंड की जनता मानती है कि हम तो आज की जो सरकार है, हम उस सरकार माने अधिकांश जनता मानती है हम उस सरकार के साथ हैं। तो झारखंड के कृषि मंत्री दिल्ली बॉर्डर पर गए थे और वहां के माने किसानों के साथ 2 दिन बिता करके वहां से आए हैं। और झारखंड के भी कई इलाकों में, जमशेदपुर में भी लगातार हो रहा है, संथाल परगना के कई इलाकों में हो रहा है, बोकारो धनबाद के इलाके में हो रहा है। अगर आप किसान आंदोलन को बारीकी से देख रहे होंगे तो कुछ जो उसमें से कुछ वैल्यूज कह सकते हैं, कुछ विशेषताएं कह सकते हैं जो निकल के सामने आई हैं, जिसको मैंने चिन्हित किया है, मैं उनको रख देना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है वह है कलेक्टिव लीडरशिप का, जिसके बारे में हम जैसे धारा के लोग इस पर विश्वास करते रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व का। और आप देखिएगा कि सामूहिक कोई भी नेता व्यक्तिगत तौर पर अपना बयान नहीं दे रहा है या अपने को कभी भी वो सुपर नहीं मान रहा है और अपने ढंग से बयान दे रहा है। वो कहता है कि जो भी निर्णय होगा हम अपने कमेटी में निर्णय करेंगे। तो सामूहिक जो निर्णय प्रणाली है या सामूहिक नेतृत्व की जो पूरी प्रक्रिया है, इसका निर्वाह बहुत बखूबी पूरे ढंग से जो है किसान आंदोलन के नेता किसान आंदोलन कर रहा है। महिलाओं का जो नेतृत्व है, महिलाओं के को व्यक्त करने की जो क्षमताएं आई हैं और जितनी बुद्धिमत्ता के साथ जितने तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रख रही हैं, वह तो मानना पड़ेगा कि बहुत कम आंदोलन में ऐसा दिखा है। संघर्ष वाहिनी के समय में बोधिया संघर्ष में, लेकिन वो उसमें भी बहुत सीमित महिलाएं थी। लेकिन आज जो देख रहे हैं ट्रैक्टर पर चढ़ करके भी और बाहर भी या फिर मीडिया का सामना भी जिस तर्क के साथ कर रही हैं, जिस बुद्धि के साथ कर रही हैं, तो एक विशेषता है। चौथी बात जो मैं कह रहा हूं वह है सद्भावना का परिचय। अद्भुत सद्भावना इस आंदोलन ने दिखाया है। जो भी जाते हैं लंगर में ही नहीं खाते हैं, बल्कि सबके साथ व्यवहार भी बहुत मानवीय ढंग से किया जा रहा है। बहुत सहज ढंग से लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और कहीं भी हमारा आंदोलन का अहंकार नहीं है। अमूमन क्या होता है कि आंदोलन जब बहुत बड़ा होता है तो नेता अहंकार के शिकार हो जाते हैं। तो उस आंदोलन का अहंकार नहीं दिख रहा है। उस आंदोलन में जो विनम्रता है, वह विनम्रता जो है साफ साफ दिख रही है। धैर्य और जो सहनशीलता है, अद्भुत। अब समझ सकते हैं इस जो 0 डिग्री या 1 डिग्री के टेम्परेचर में और इतनी बारिश हो रही है, उसके बाद भी लोग जो है धैर्य का परिचय दे रहे हैं, उग्र नहीं हो रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आंदोलन निर्दलीय अभी तक है, लेकिन एक बात है कि निर्दलीय जरूर है, लेकिन अगर आप कहें तो वह राजनीतिक जरूर है। निर्दलीय होना गैर राजनीतिक होना नहीं है या अराजनीतिक होना नहीं है, बल्कि निर्दलीय होना एक राजनीतिक होना है। तो उससे एक राजनीति भी निकलने की संभावना आगे दिख रही है। परिवर्तन की राजनीति जो है आगे ठीक ढंग से निकल सके। मांग की राजनीति पूरी हो सकती है, लेकिन परिवर्तन की राजनीति पूरी हो, इस संबंध में जो है हमें बात क्या बोलते हैं, आंदोलन को अभी थोड़ा सा और शिक्षित होना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो 2 बातें जो कह रहा हूं, एक तो ठोस रणनीति, स्पष्ट रणनीति। जिस तरह से कल उनके टिकैत ने साफ तौर पे रखा, राकेश टिकैत ने, कि हम अब 2024 तक की तैयारी करके ठोस रणनीति है, क्या होना है, 26 जनवरी को हमें जाना है, वह क्या करना है, वहां पर किस तरह से एक समानांतर रैली करनी है, ताकि किसान दिखा सकें कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और गणतंत्र को स्थापित करने में हमारा भी हाथ रहा है। ये ठोस रणनीति की बात है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो आंदोलन जिसमें कि जो बिखरता रहा है या कमजोर पड़ता रहा है, वह रहा है आवश्यक संसाधनों की कमी। अब देखिए, आवश्यक संसाधनों के बोलेंगे तो किसान आंदोलन ने अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया है, अपना यूट्यूब शुरू कर दिया है, अपनी मीडिया एक तरह से वैकल्पिक मीडिया की शुरुआत उन लोगों ने शुरू कर दी है। और उसके साथ साथ जो न्यूनतम साधन चाहिए आर्थिक दृष्टिकोण से, उस मामले में भी यह आंदोलन बहुत ही क्या बोलते हैं समर्थ साबित हो रहा है। तो ये 7 जो पॉइंट है, जो विशेषताएं हैं, और ये जो विशेषताएं हैं वह आने वाले समय में शांतिमय आंदोलन को और मजबूत करेगा और उससे एक परिवर्तनकारी राजनीति का विकास होगा, यह मेरा लग रहा है। हम आदिवासियों के आंदोलन को जो देखते रहे हैं वह जल जंगल जमीन के आंदोलन की बात करते रहे हैं, लेकिन आप सिद्धू कान्हू के आंदोलन के बारे में मार्क्स का लिटरेचर पढ़िए। मार्क्स के लिटरेचर में बहुत साफ तौर पे लिखा है, 2 चीजें मार्क्स ने लिखी हैं बहुत साफ तौर पे, पिन पॉइंटेड किया कि जो सिद्धू कान्हू का मूवमेंट हूल था, हूल वाज द फर्स्ट एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिया। ये मार्क्स ने सीधे लिखा, फर्स्ट एग्रेरियन मूवमेंट इन इंडिया, और सिद्धू वाज द पायनियर ऑफ दैट मूवमेंट। माने सिद्धू जो उस आंदोलन का नेता था, पायनियर था, ये बहुत साफ तौर पे लिखा। मैं इससे थोड़ा और आगे जाके कहता हूं,
आप अगर कल्पना कीजिए कि तिलका मांझी का जो आंदोलन था, जिस आंदोलन ने पहली बार कहा कि ये जमीन सिंह की दी हुई है और इस जमीन पे किसी भी सरकार को लगान लगाने का अधिकार नहीं है, नहीं लगा सकता है, वह क्या था? क्या वह एग्रीगेट मूवमेंट नहीं था? क्या वह किसानों का आंदोलन नहीं था? इस बात को हमको समझना चाहिए। और जितने आंदोलन हुए हैं, चाहे बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, चाहे क्या बोलते हैं कोल्हान के इलाके में जो मैंने क्या बोलते हैं सिंह राय बिंद राय का आंदोलन हुआ हो, कोल विद्रोह हुआ हो या चुआड़ विद्रोह हुआ हो, ये तमाम विद्रोह, अगर विद्रोह का सिलसिला देखेंगे तो उसमें किसानी की बात, खेती की बात, खेती को बचाने की बात, खेती की संस्कृति को बचाने की बात वो साफ तौर पे है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वह इकोलॉजिकल मूवमेंट भी था, ये बात भी कहना पड़ेगा। आदिवासी आंदोलन को परिभाषित करने का समय अब आ गया है और हमें लगता है कि उसको नए ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा आज के संदर्भ में कि वह आंदोलन जो आंदोलन था वो सिर्फ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के आंदोलन को मान के छोड़ देते हैं, लेकिन वो वास्तव में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी थी का आंदोलन था, कल्चरल आइडेंटिटी का आंदोलन भी था, माने सांस्कृतिक अस्मिता का आंदोलन भी था और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी का आंदोलन भी था। ये तीनों आंदोलन को मिलाकर के देखेंगे तो किसानों का आंदोलन भी अगर देखें तो किसानों का आंदोलन भी इससे जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा की उस पर सभी साथियों ने अपनी बात रखी और हम लोगों को किसान आंदोलन को खुद भी समझने का एक अवसर मिला। और जहां तक झारखंड की बात है तो ये तो मान के चलना होगा, यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई बहुत पुरानी है और कारपोरेट जिसके खिलाफ अब पंजाब के लोगों ने मोर्चा खोला है, उसके पहले तो आदिवासी बेल्ट में कारपोरेट के खिलाफ तो लंबा संघर्ष चलता रहा है और आगे भी इस आंदोलन में भी आदिवासी समाज भी अपनी भूमिका पूरी तरह निभाएगा। इस उम्मीद के साथ, इस संभावना के साथ हम आज की परिचर्चा को खत्म करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे